नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अग्निपथ, अग्निवीर और देश आग के हवाले, आज का ये माहौल है पूरे देश में। सरकार अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों को तैयार करके योजना क्या लाई कि छात्र अग्निपथ के रास्ते निकल चले और देश को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। इस अग्निपथ और अग्निवीरों के बीच क्या संबंध है और किस तरह से सरकार और छात्रों के बीच एक जो समझौता, एक जो जानकारी होनी चाहिए वो पास आउट नहीं हुई और एक ऐसा माहौल बना कि 30-32 साल के बाद फिर छात्र आंदोलन जिंदा हो चुका हुआ और छात्रों का जो स्वरूप है वो आगजनी के रूप में देखने को मिला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, नमस्कार, और हमारे साथ हैं शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अग्निपथ सरकार ने जो अग्निपथ के द्वारा अग्निवीरों को सेना में भर्ती के लिए जो एक मौका देने की कोशिश की है, वास्तव में ये है क्या। तो शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ये जो योजना है कि हम जो 17.5 साल से लेके और 23 साल तक के जो छात्र हैं इनको हम आर्मी सेना में भर्ती करें और एक निश्चित समय के बाद इनको रिटायर करें, तो ये क्या इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये जो रिटायरमेंट का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट की एक एज होती है जब आदमी खुद से रिटायर होता है, जब उसका शरीर उसको बोलता है कि ये रिटायरमेंट का टाइम है, तो वो 60 साल 62 साल की एज होती है जब आदमी ये सोचता है कि अब उसको काम से रिटायर होना है। सरकार जो ये योजना लाई है, ये एक कैडर तैयार करने के लिए है, एक ऐसा कैडर जो देश के भविष्य के लिए काम करेगा। आप इसको उस तरह से मत सोचिए कि 4 साल के बाद वो रिटायर होके वो फिर इधर उधर युवा व्यथित होगा, दूसरा कुछ सोचेगा या उसके मन में कुछ निगेटिव ख्यालात आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी संस्थान में अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आप फार्मा की तैयारी, आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, सब जगह आपको 4 साल 5 साल पढ़ना होता है। उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर आपने एमबीबीएस की तैयारी करी और 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए आज खर्चा होता है एमबीबीएस के कोर्स करने में, उसके बाद क्या सिक्योरिटी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या फिर आपको कोई अच्छा संस्थान आपको उठा लेगा? उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने इंजीनियरिंग की जॉब की तैयारी करी, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। यहाँ तो सरकार आपको स्टार्टिंग से ही 30,000 रुपये का पैकेज प्रोवाइड कर रही है, आपको सिक्योर जीवन दे रही है। आपको एक 4 साल का एक ऐसा पीरियड दे रही है जिसमें आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 25% लोगों को एब्जॉर्ब किया जाता है। आप अगर आईएएस की परीक्षा लिखते हो, 0.3-0.4% का रिजल्ट आता है, उससे भी कम रिजल्ट आता है और उसमें लोग 10-10 साल अपने लगाते हैं। आप अगर सीए की परीक्षा लेते हो तो उसमें 6.6% का रिजल्ट आता है, लोग 6 साल 7 साल अपने जीवन को उसमें लगाते हैं। उनका क्या होता है? वो लड़के बेकार हो जाते हैं? बिल्कुल बेकार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा होता है। जो उन्होंने सीखा होता है, अगर वो सीए नहीं बन पाते तो अकाउंटेंट बनते हैं, और वो अकाउंटेंट नहीं बन पाते हैं तो किसी छोटी जगह पर कुछ खाता बही खाता का वो देखते हैं, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो हर वो बंदा जो 25% का यहाँ पे टर्न आउट रेशियो है, जो कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, कि 100 लोगों में से 25 लोगों को तो सरकार एब्जॉर्ब कर ही रही है। उसके बाद भी जो बचे हुए 75 लोग हैं, उनको आप डिफरेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि उसको सिविल उसमें डालेंगे, पुलिस भर्ती में डालेंगे, सीआईएसएफ में डालेंगे, सीमा सुरक्षा बल्स में डालेंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। असल बात क्या है कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो हमारा विपक्ष है, ये बहुत ही कमज़ोर विपक्ष है। ये कंस्ट्रक्टिव काम करने पे यकीन ही नहीं रखता, इसको केवल डिस्ट्रक्टिव काम करना है, और ये उसी को उन्होंने मुद्दा बना के इतना ज्वलन स्वरूप मुद्दा बना दिया है। नहीं शुक्ला जी, सवाल एक उठता है कि एक जो भी सेना में भर्ती के लिए जाते हैं तो 10वीं से 12वीं पास करने के बाद अगर गांव के बच्चों को 100 रुपये भी अगर हाथ में मिलता है तो बहुत अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि 100 रुपये हमारे साथ मिला। अगर हमने आंकड़ा लगाया है तो देखा गया कि 4 साल नौकरी अगर इनको मिलती है, एक 12वीं पास बच्चे को मेरिट पे अगर बिना कास्ट के बिना क्रेडिट के अगर नौकरी मिलती है तो उनकी सर्विस 4 साल तक के लिए जाती है। 4 साल में 30 से लेके 40,000 रुपये तक उनको सैलरी मिलती है, और फिर 11 से लेके 12 लाख, पौने 12 लाख के आसपास इनको हमें 4 साल की नौकरी के बाद हमें इनको पैसे मिलता है। उन पैसों के हिसाब को अगर हम देखें तो पर डे इनको 2294 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है। जहां बच्चों के हाथ में 100 रुपये मिलना मुश्किल काम है, वहां 2294 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मिलता है। तो
इनको इनको भी वो आंकड़ा आता होगा जो सरकार ने अभी प्रपोज किया है। हालांकि मेरा मानना है कि सरकार ने अभी ठीक से इसको प्रपोज भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी बच्चे अगर सड़क पे आ गए तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा एक ही वो है कि सरकार ने प्रपोज किया, सरकार ने सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में या कहीं पर भी किसी भी समाज में निगेटिविटी बहुत तेज़ी से फैलती है, पॉजिटिविटी को टाइम लगता है समझने में। तो वो समझने में बच्चों को भी समझने में टाइम लगेगा। और आप देखें जो आगजनी कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जो सेना के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे? कहीं से ऐसा नहीं लगता कि जो सेना के लिए तैयारी, आप ये सारे वो लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो छोटे भैया नेता हैं, जिनको अपने बड़े नेताओं को दिखाना है कि हम देखिए हमने ये करा दिया सरकार के विरोध में। तो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ इसमें दिखता नहीं है। नहीं, सरकार की तो मंशा भी तो यही रही है कि हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं, हमारे देश में इतने बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। अगर हम इनको सिस्टमेटिक तरीके से एक स्किल्ड कर देते हैं, 4 साल 6 साल के लिए कर देते हैं, तो इनका जो डायमेंशन होगा, जो आगे आने वाला जो समय होगा, उसके लिए इनको ज़्यादा डायमेंशन मिलेगा। और ये प्राइवेट सर्विस भी कर सकते हैं, सरकारी सर्विस भी कर सकते हैं, अपने आगे के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4-5 साल में अगर पूरी ज़िंदगी भी अगर नौकरी करें तो एक साथ बहुत सारे बच्चों के हाथ में 11-12 लाख रुपए नहीं आता है। यहाँ कम से कम एक अच्छी जिंदगी यहाँ पे हम पैसों पे केवल नहीं जाते हैं। आप ये भी सोचिए कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं जहाँ पे स्किल्स के साथ साथ आपको देश के लिए भी सोचने का बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे डिसिप्लिन माहौल में रहेंगे। आप अपने बच्चे को क्यों जाते हैं एक बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए? आप क्यों चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डालें जहाँ पे उसको एक अच्छा डिसिप्लिन माहौल मिले? हम तो यहाँ पे सरकार की तो कोशिश है कि 4 साल उसको ऐसा माहौल दें, साथ में पैसा भी दें। 17 साल और 21 साल का कौन सा युवा कौन सा कोर्स करके आज की डेट में 30,000 रुपये कमा सकता है? कोई भी बी ग्रेड का जो MBA इंस्टीट्यूट है वो 8,000 से 10,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं दिला पाता आज के टाइम में भी। आज आपका बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, तो उसको 30,000 रुपये का रोजगार मिल रहा है। आप उसको अगर यूटिलाइज करते हो, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हो, तो आपको 25% का टर्न अराउंड भी मिल रहा है। 25% का टर्न अराउंड किसी भी सर्विस के लिए बहुत अधिक है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम 75% का क्या होगा जो निकाल दिए जाएंगे? आप ये सोचो कि हमें उस 25% में आना है जिनको अब्जॉर्ब होना है उस सर्विस के लिए। आप निगेटिव सोच के कारण ये जो देश में जितना माहौल खराब हुआ है वो सब निगेटिव सोच के कारण हुआ है। त्रिपाठी जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को छात्र समझें और बिना डिटेल जाने, बिना इसकी असली रूप को जाने, उनको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए था। आप इस स्वरूप को किस रूप में ले रहे हैं? मैं तो सबसे पहले युवा छात्रों को या जो युवजन जो विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो विरोध करना बंद कर दें। और रही बात ये कि जो उनको ऐसा लग रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो अग्निवीर बनने की लाइन में लगे हुए थे या जो लोग सेना में शामिल होने के लिए पूरे 2 सालों से तैयारी कर रहे थे, पिछले 2 सालों में जब से कोरोना आया था सरकार ने इसमें भर्ती नहीं की और हर साल जो है वो 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं। इस समय हमारे पास 11 लाख के लगभग सैनिक हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को जो ये योजना लाई थी उस पर पहले पूरी तरह से कोशिश होनी चाहिए, समझाने का प्रयास होना चाहिए, योजना के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए था। और अभी जो हो रही है उनको असुरक्षा के लेकर के बात हो रही है। उनके भविष्य जो लड़के जो तैयारी कर रहे थे उनको लग रहा है कि हम 4 साल के बाद उनको जो है हम बेरोजगार हो जाएंगे। जी। बात ये नहीं है, बात ये कि जैसे अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि जो है ये MBA के लड़के जो 10,000 के लिए 10,000 अपॉइंटमेंट हो पा रहा है। जो एजुकेशन हो रहा है, जो जज्बा है, ये जो सैनिक आते हैं ना वो जज्बे के साथ आते हैं, देश में सेवा करने के लिए आते हैं। अब आपने देखा हो ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे आते हैं, वो किसानों के बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं। उनका भविष्य जो है वो लगते हैं, उनकी जज्बा होता है देश की सेवा करेंगे। अब उनको ऐसा लगने लगा कि यार हम अगर 4 साल के लिए, हमारी सरकार तो भर्ती कर नहीं रही है। सरकार को चाहिए था कि वो जो प्रॉपर तरीके से जो भर्तियां होती थी उसको भी साथ रखते और कहते भी जो लोग हम 4 साल में इस तरह की योजना चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की योजना चलती है, बड़े बड़े विकसित देशों में चल रहा है। लेकिन सरकार ने उसको पूरी तरह से लोगों को समझाने में नाकाम रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने अभी इसको समझाया नहीं कि जो पारंपरिक जो भर्तियां हैं
उन भर्तियों को खत्म करके इस तरह से किया जा रहा है। खत्म नहीं लेकिन इतना किया, खत्म जरूरी नहीं किया, उन्होंने किया ही नहीं पिछले 2 सालों से। नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ ना। जी। लेकिन अभी अगर देखे हैं तो 81 लाख नौकरियां हर साल दरकार है कि 81 लाख और नौकरी हम दें तब जाकर हम कर पाएंगे। नहीं। 47 करोड़ हमारे देश में सरकारी नौकरी पाए हुए हैं। तो अब जो स्थितियां जो बन रही है कि हम इनको नौकरी कैसे दें, और सरकार के अब जो पारंपरिक जो भर्तियां हैं, जो विरोध हो रहा है बेरोजगारी को लेकर नहीं हो रहा। मैं वही कहा। अब जो सरकार की पॉलिसी है उसको लेकर के युवा विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो सरकार की योजना है अगले 4 सालों के बाद वो ठीक है। सरकार की जो योजना थी, ऐसा लग रहा था कि हम उनको 10-15 लाख रुपए दे देंगे तो वो अपना दूसरा रोजगार कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनको लग रहा है स्किल्ड हो जाएंगे, अपना रोजगार कर सकते हैं, और भावना जगेगी, देश की प्रति भावना से कि स्किल्ड लोग मिलेंगे उनको जो है और जगह। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग परमानेंट नौकरी करते हैं और रिटायर होने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है? होमगार्ड बने रहते हैं या कहीं जो है प्राइवेट उसमें जो है गार्ड रहते हैं। उनकी क्या स्थिति बताइए कि सरकारी नौकरियां हैं कितना इस देश में भी? बात सरकारी, जबकि पूरा विश्व ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म होने की स्थिति में है कि सभी लोग यही मॉडल अख्तियार कर रहे हैं। चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे आप अभी इजराइल को ले लीजिए, चाहे और भी सारे कंट्रीज हैं, तो आप सभी लोग इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप यही कहिए ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन पे करेंगे। आपने अग्निवीर, अग्निपथ ये सब क्या कर रहे हैं? आप ये कहिए। देखिए, कहा जाता है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख जी, यानी ये भी कहा जाता है कि नाम का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि पहले ही सरकार ने अग्निपथ नाम दे दिया और अग्निवीर नाम दे दिया। तो अग्निवीर और अग्निपथ जैसे नाम आया कि छात्र आंदोलन पे उतर आए और ट्रेन को और सारी जगहों को आग के हवाले करने लगे। तो सरकार क्यों नहीं इसको क्लेरिफाई करती कि आपकी जो सेवा ली जाएगी वो हमें इस तरह से मंजूर है और आपको हम इसलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि भविष्य में आप कुछ कर सकें। शुक्ला जी, आप जरा इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही कहा कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार को इसको और अच्छे से समझाना था, हमारे देश के युवाओं को समझाना था कि ये जो स्कीम लाने से पहले स्कीम लाने के साथ ही साथ समझाया जाता है। स्कीम लाने के पहले आपको कोई क्यों समझाएगा और किस बात पे समझाएगा? तो वो तो सरकार नहीं करेगी कि स्कीम लाई नहीं और वो समझाने के लिए देश दौरे में तो भ्रमण करेगी नहीं। लेकिन आपको इसके पीछे का ना थिंकिंग समझनी पड़ेगी। क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर आप समझ लो कि कोई अपने आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा कर रहा है तो उसकी हर चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, आपके गार्जियन हैं, अगर आप अपने गार्जियन पे भरोसा करते हो और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं करके ये चीज़ करो, और आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको उनके ऊपर भरोसा है। लेकिन हमारा समाज में क्या है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो कि पीएम के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई हुई चीज़, हर चीज़ का विरोध करना है उससे। वो ये नहीं समझना चाहता कि इस मॉडर्नाइजेशन से कितना हमारे देश को फ़ायदा मिलने वाला है। आप अभी अगर औसत एज लोगे सैनिक की तो वो 33 से 36 साल की एज, औसत एज आती है। 35-36 साल की एज आती है इंडिया में औसत एज की। ये स्कीम लागू होने के बाद में अगले 5 साल में हमारी औसत एज आके 22-23 साल हो जाएगी। और युवा सोच जो होती है ना, वो डिफरेंट सोच होती है। आज इतने सारे हमारे यहाँ ब्लू चिप कंपनियाँ बन रही हैं जिनको हम यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। नए नए लोग आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े स्टार्टअप तैयार करके यूनिकॉर्न बन जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? वो हमारे प्रधानमंत्री की सोच भी वहाँ कहीं ना कहीं है। उन्होंने इतना लोगों को बोला कि भाई अपना करो, लोग उसमें बात पकड़ के कि भैया बोल रहे हैं कि अपना ठेला लगाओ, चाय का लगाओ या पकौड़े का ठेला लगाओ। उनका सोच को नहीं पकड़ा। वो ये सोच, उसके पीछे ये है कि आप समाज में रोजगार देने का काम करें। वो ठेला लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और ठेला लगाने वाला भी अगर रोजगार दे रहा है तो एक नौकरी करने वाले से बेटर काम कर रहा है कि वो किसी नहीं। लेकिन ठेका जो देश की सुरक्षा की जहां तक बात है, देश की सुरक्षा के लिए इनको देश की सुरक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए, भर्तियां परमानेंट करनी चाहिए। ऐसा क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं सर, बात वही है, बात मैं वही करना चाह रहा हूँ। रक्षा का बजट बढ़ा, मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ। चुनौतियां कितनी है? रशिया से, चाइना से चुनौती है, पाकिस्तान से चुनौती है। आप देखिए कि पाकिस्तान और चाइना में कितने फर्क है। तो उसके जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उसके हिसाब से हमको सरकार को चाहिए बजट बढ़ाए। अब सरकार अब इसको ठेका प्रथा करना शुरू कर रही है तो ठीक है। अगर आप ठेका प्रथा भी कर रहे हैं सैनिकों के साथ उससे, तो आप उनको एक मेंटल लेवल पर ले आते, प्रचार प्रसार करते। आप बड़े बड़े अखबारों में बजट एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, उसी में कहते हैं कि हमारी कोशिश ये है। लेकिन अब वो जो है लोग जो है तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहे थे, जो लड़के, उनको लगा कि अरे यार लाई क्या सरकार, क्या योजना लाई?
मतलब जल्दीबाजी में सरकार है तो जल्दीबाजी में छात्र भी भाई, है। आप एक सवाल आ रही है, नहीं 2 महीने की बात करते हैं ना सर, एक 6 सवाल महीने की बात करते हैं। एक सवाल पहले और भर्ती उठ रहा है, करते एक permanent। सवाल और भी ये आवाज तेज हो रही है कि अगर बच्चे 4 साल नौकरी करके स्किल्ड होके सेना से अगर वापस आ रहे हैं तो उनकी स्थिति उसी तरह से हो जाएगी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सड़कों पे मिलते हैं, तो इनके मिसयूज होने की संभावनाएं ज्यादा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसमें। मैं इस तरह से सहमत हूँ कि जैसे आप ये देखिए कि जो ट्रेंड आदमी हो, जितने स्लीपर सेल है, ISI है, जितने भी इस खुफिया एजेंसियां हैं बाहर की जो देश को असुरक्षित करना देखना चाहती हैं, उनको तो ऐसे लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी कोशिश, ऐसा वो सरकार 30 लाख दे, जो 1 करोड़ रुपया दे देंगे। आप क्या करेंगे भाई, रोक सकते हैं क्या इनको? देखिए एक चीज़ में तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ त्रिपाठी जी के साथ में कि पहले सरकार को परमानेंट वैकेंसीज निकालनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी मार्केट में लानी चाहिए, उसके बाद इस तरह के सोल्यूशंस देने चाहिए। ये इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो दूसरी बात है, मैं बिल्कुल पूर्णतः असहमत हूँ इस बात से कि कोई भी, देखिए आप क्या है, हमारा जो युवा है या फिर हम लोग हैं, हर कोई ना देश के लिए काम करता है और देश के लिए मर मिटने की क्षमता रखता है। अगर कोई 1 करोड़ क्या 5 करोड़ 10 करोड़ भी कोई अगर मुझे देगा, मुझसे बोलेगा कि देश के खिलाफ मैं काम करूं, मैं नहीं करूंगा। उसी तरह से हमारा जो देश में युवा जो वहां से निकल के आएगा, उस डिसिप्लिन से निकलने के आएगा, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो निगेटिव वे में जाएगा? आप ये सोचो कि 75% युवा जब पॉजिटिव वे में जाएगा और उसके बाद में एक उनको ट्रेंड सिपाही मिल जाएगा एक स्टेट को, तो CRPF एक ट्रेंड मिल जाएगा जिसने 4 साल की ट्रेनिंग ली हुई है, तो हमारा कॉस्ट कितना कम हो जाएगा, सरकार का कॉस्ट भी कम होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट देने के बाद में हमें उनको बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद में उनका पैसा जारी रखना चाहिए, तो देश का आप देश की सिस्टम को समझिए। हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें हमारा 25-30 करोड़ युवा है जो जिसको जॉब चाहिए अभी इमीडिएट बेसिस पे। अगर अब सरकार उनको जॉब दे कि वो जो बाद में रिटायरमेंट होगा उनके बाद के पैसों को ध्यान में रखे, तो आप इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये जो पहले पेंशन की जो स्कीम्स होती थी वो उस टाइम पे एप्लीकेबल होती थी जब कोई नौकरी में जाना नहीं चाहता था, नौकरी पे जबरदस्ती लोगों को लाया जाता था। सरप्लस हमारे पास है। अब हमारे पास, आप आज की डेट में रेलवे को देखें तो रेलवे में जो पेंशनर हैं उनका सैलरी जो सैलरीड है उनसे ज्यादा है। मतलब जो काम कर रहे हैं उनको कम पैसा मिल रहा है और जो घर पे हैं उनको ज्यादा पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत मिल रहा है, तब सिस्टम ऐसा था, तब इन्वायरमेंट ऐसा था, तब देना पड़ रहा था। आज हमारा इन्वायरमेंट वो नहीं है, हमारे पास इतना सरप्लस अमाउंट नहीं है कि हम पेंशन को आगे जारी रख पाएँ। और देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन में आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि हमें नौकरी मिल गई अब हम राजा हो गए, अब हम काम करें ना करें सरकार हमें सरकारी दामाद है, सरकार खिलाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, युवा हो चाहे जो भी हो, उसके आउटपुट पे फर्क आता है, मेरा ये मानना है। तो अब ये जो 4 साल के बंदा 4 साल बच्चा अपने आप को तैयार करेगा तो उसका जो आउटपुट होगा और कई गुना अच्छा होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कंपटीशन है, इसके बाद कम से कम 75% लोग बाहर होंगे तो हमें उसमें 25% में आना है, तो वो और बेहतर परफॉर्म करेगा। तो चलिए, जहां तक अभी तक चर्चा में निकल कर है कि सरकार की मंशा है कि छात्रों को एक स्किल्ड किया जाए, दूसरी देशभक्ति की भावना भरी जाए, तीसरा उनको इस तरह से कुछ मॉनिटरिंग लाभ दिया जाए ताकि वो भविष्य में आगे कुछ कर सके। बाकी जो स्किल्ड लोग हैं वो निश्चित तौर पे सरकार उनको एब्जॉर्ब तो करेगी और जो पहले की परंपरा है उसको कायम रखते हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने यूक्रेन की जो लड़ाई है देखा आपने कि किस तरह से सिविलियंस को 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग देके और उनको सेना में ढकेला जा रहा था। वो स्थिति अगर 4 साल की हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो स्थिति कम से कम भारत में नहीं आएगी। एक बच्चा भी होगा वो इस बात को समझेगा कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं और देश को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए और आगे अभी क्या कैसे इसमें माहौल बन रहा है ये देखना होगा। लेकिन सरकार को निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। आप देखते रहिए चैनल और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।